बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं नोहा खान रिजवान अली दानिश हुसैनी चैनल से आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, एक ऐसी शख्सियत के साथ जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अंबर फाउंडेशन चेयरमैन जनाब वफ़ा अब्बास साहब। आज हम इनसे कुछ सवालात करेंगे और उसके ये मोमिन को जवाब देंगे। बहुत से काम ये वफ़ा अब्बास साहब कर रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अंबर फाउंडेशन चेयरमैन जनाब वफ़ा अब्बास साहब की तरफ। आपका हुसैनी चैनल पे खैर मकदम है जी, बहुत शुक्रिया आपका। और सवाल शुरू ये करता हूँ कि जो एक लखनऊ में गंगा जमनी तहज़ीब की जो एक मिसाल दी जाती है, उस मिसाल को आपने बरकरार कर रखा है जी। आप खुद एक माशाल्लाह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, कारोबारी आदमी हैं, तो ये आपके जहन में एकदम से कैसे आ गया कि हर मज़हब की मदद करने का जो आपने प्लान बनाया? देखिए, आपको पता है कि अल्लाह ज़रिया बनाता है और आज से कुछ साल पहले मैं भी एक आम आदमी की तरह से, आज भी मैं आम ही आदमी हूँ। आज से पहले हम लोग सिर्फ एक सिंपल लाइफ गुजारते थे और ज़्यादा अपने घर परिवार से मतलब था, अपने बिज़नेस से मतलब था। बट इधर कुछ सालों में अचानक ऐसे हालात बने कि जाने अनजाने में हम लोग उस लाइन में आ गए कि जहाँ पे लोगों की मदद करने का मौका मिला। और जब उस लाइन में आए तो हम लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं और हज़रत अली के मानने वाले हैं, इसलिए हम लोगों ने हमेशा ये सीखा है कि हर ज़रूरतमंद की मदद होनी चाहिए। तो जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर वहाँ पे हम शिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते। जो पहला ज़रूरतमंद इंसान हमको मिला उसकी हमने मदद करने की पूरी कोशिश करी और वो सिलसिला आज भी जारी है। और आप लोग दुआ करिए कि ये चेन कभी टूटने ना पाए और इंशाल्लाह सिलसिला हमेशा चलता रहे। सवालात करने से पहले मैं ये चाहूँगा, जो इस समय अंबर फाउंडेशन के ज़रिए आप काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने कलेक्टर बिटिया पे किया और अभी आप एक नया और प्रोजेक्ट लाए हैं कोई उड़ान के बारे में, तो मैं चाहूँगा पहले आवाम के बच्चों को आप वो बताएं, क्या पता आपके बताने से उन लोगों का किसी का भला हो सके। नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। देखिए, हम लोग अंबर फाउंडेशन के तहत पिछले 1.5 साल से इस शहर के अंदर बड़े पैमाने पे आई हेल्थ और एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। आई हेल्थ के तहत हम लोगों ने 25,345 लोगों को चश्मा दिया है और आप यकीन मानिए इसमें से 95% लोग मुस्तहक़ हैं। इसको ढूंढने में हमारे साथ जो टीम वॉलंटियर्स हमारे जुड़े हैं पूरे हर गली मोहल्ले से, उन्होंने बहुत मेहनत करी है और हर गली हर मोहल्ले हर जगह हम लोग पहुँचे। पहले हमने कैंप किए, उनकी आँखों के नंबर चेक करे गए और फिर उनको अच्छी क्वालिटी का चश्मा दिया गया। चश्मा फ्री है, इसका मतलब ये नहीं कि चश्मे की क्वालिटी ख़राब होगी, सस्ता होगा। चश्मा भी हमने उनको बहुत इज़्ज़तदार तरीके से बहुत बेहतर क्वालिटी का दिया है। तो ये 25,000 लोग इसी शहर के अंदर रहते हैं और आप लोग चाहें किसी गली मोहल्ले में पता कर सकते हैं उसको। दूसरा, 1122 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है। ये सिलसिला आगे भी जारी है और मेरी आप सभी सुनने वालों से भी गुजारिश है कि अगर आप लोगों को लगता है कि कोई मुस्तहक़ इंसान ऐसा है कि जिसको 20-22 हज़ार रुपये का ऑपरेशन नहीं करा सकता और उसकी आँखों में नूर आना चाहिए, ज़रूरत है, उसकी लाइफ में ब्लाइंडनेस आ चुकी है, तो आप लोग उसको सामने लाइए। हमारी हुसैनी चैनल के जो ज़िम्मेदार हैं या हमारा फेसबुक है, वेबसाइट है, उसके थ्रू हमारे तक पहुंचाइए और हम लोग इंशाल्लाह उसको अपनी कैंपेन में शामिल करेंगे और उसका ऑपरेशन कराएंगे। इसके अलावा जो सवाब मिलेगा इससे किसी की ज़िंदगी में नूर लाने का, वो हमारा आपका आधा आपका आधा मेरा। इसके अलावा हम लोग 1000 बच्चों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम चला रहे हैं। फ़िलहाल इसमें लखनऊ के 25 स्कूल हैं। जो हमारे सांसद हैं लखनऊ के माननीय राजनाथ सिंह जी, जब हम लोगों ने इनसे पूछा कि हम लोग सर एक स्कॉलरशिप स्कीम लाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कोशिश करो कि जो स्कूलों की फ़ीस कम है उन स्कूलों को पहले कवर करो जितनी तुम्हारी कैपेसिटी हो, क्योंकि वो स्कूल अगर पेरेंट्स वहाँ नहीं पढ़ा पा रहा है, सस्ते फ़ीस जहाँ पर है, तो इसका मतलब वही सही ज़रूरतमंद है। और आप लोगों की दुआओं से हम लोगों ने 1000 बच्चों को स्कॉलरशिप पिछले साल दी। ये वो बच्चे थे जिनकी घर में कोई कमाने वाला नहीं था, किसी की कोई बेवा थी फैमिली, कोई सिंगल मदर थी, इस तरह की फैमिलीज़ को चुना हम लोगों ने और हमको बड़ी खुशी है कि हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों को इस बार पढ़ाई छूटने से बचा लिया। ये कैंपेन आगे भी जारी है, आप लोग हमारे फेसबुक से ले सकते हैं। इसके अलावा एक कलेक्टर बिटिया मिशन शुरू किया गया था। इसमें हमारी कोशिश थी कि कोई भी धर्म हो, कोई भी समाज हो, हर वो बच्ची जो पढ़ना चाहती है, पढ़ाई में तेज़ है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, उसकी हक़ है उसका ये। और ये हमारे आपके जैसे उन लोगों की ज़िम्मेदारी है जो जिनको अल्लाह ने इस लायक बनाया है कि जो उसकी मदद कर सकें। हम लोगों ने ध्येय IAS जो एक इंडिया की बहुत बड़ी कोचिंग है, उसके साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है कलेक्टर बिटिया का,
2022 में हमारी 292 लड़कियां पढ़ने गई थी, जिसमें से 13 बच्चियां पीसीएस में सेलेक्ट हुई। रिजल्ट हम लोगों ने पिछले साल पेपर में दिया था, शायद किसी ने देखा हो, आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं, जाके फेसबुक पे चेक कर सकते हैं। इन 13 में एक लड़की जिसके घर में पंक्चर बनाने का काम होता था, उसका नाम था शगुन उमर अंसारी। वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बनी थी। बाकी बहुत सी लड़कियाँ अलग अलग सर्विसेज में गई थी, कोई एसडीएम थी, कोई डिप्टी एसपी थी, और ऐसे करके 13 बच्चियाँ सिलेक्ट हुई थी। सभी धर्म की थी, इसमें अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मुस्लिम सब थे। इस साल 292 लड़कियाँ पढ़ रही हैं, जिसमें 75 लगभग माइनॉरिटी से हैं और बाकी आपका अपर कास्ट, लोअर कास्ट, हिंदू कम्युनिटी से हैं। आपसे गुजारिश है कि इनके लिए दुआ करिए ताकि आगे बढ़ें। हमारा कलेक्टर बिटिया का तीसरा बैच फिर से आ चुका है। इसके लिए आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। QR कोड हमारी वेबसाइट पे भी है, हमारे फेसबुक पे भी है। हर उस बच्ची को मौका दीजिए, आप भी इसका हिस्सा बनिए जो पढ़ाई में तेज़ है, ग्रेजुएट है या ग्रेजुएशन कर रही है और चाहती है कि अपने सपनों को पूरा करे और सोसाइटी की हेल्प करे। इसके अलावा जैसा आपने बताया, एक उड़ान प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू किया है। मैं पिछले महीने माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मिलने गया तो उनसे डिस्कशन हम लोग कर रहे थे कि जो बच्चे हैं, स्पेशली इंटर में जो बच्चे आगे, कि हाई स्कूल से इंटर तक आते आते, मतलब फर्स्ट से लेके और इंटर तक आते आते पढ़ाई लगभग स्ट्रेट लाइन में होती है। इंटर के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं कि आप साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, फिजिशियन बनेंगे, या क्या करेंगे आप, मतलब रिपोर्टर बन सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस, हज़ारों ऑप्शंस हैं। बट फैमिली, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली और वो बच्चा दोनों कन्फ्यूज़ होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो एक टेस्ट होता है, एक साइंटिफिक टेस्ट है, देव वालों ने हमको बताया, मिस्टर विनय सिंह साहब ने कहा कि एक साइंटिफिक टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये टेस्ट जिस बच्चे का होगा, इसका लेवल 1 हम लोग पहले करेंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा टारगेट है कि लखनऊ के लगभग 5000 लड़के लड़कियों का टेस्ट किया जाए। ये फ्री है। इसमें हमारा टारगेट है कि हम उस बच्चे को, उसकी फैमिली को अपने सेंटर पे बुला के उसका फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करें और उसको वो इन्फॉर्मेशन दें जो कहीं उसकी कैपेबिलिटी में छुपी हुई है। देखिए, एबिलिटी होती है गॉड गिफ्टेड और कैपेबिलिटी वो डेवलप करता है। तो जो कैपेबिलिटी उसकी बन गई है, वो उसकी फैमिली को पता चले कि हमारा बच्चा इस टेस्ट के बाद उसको पता चलेगा कि ये क्या लाइन में जाएगा तो ज़्यादा एम्प्लॉयबल बनेगा, ज़्यादा अर्निंग सोर्स बनेगा, नौकरी पाएगा, बेटर बिजनेस कर सकता है, जो भी, तो कम से कम उसका स्टेप अप होगा। तो ये कोशिश है उड़ान की। इसमें आप सभी लोग जो सुन रहे हैं, उड़ान प्रोजेक्ट का हिस्सा बनिए। अपने फैमिली, अपने गली मोहल्ले, अपने आसपास के लोगों को जोड़िए, उनको ऑनलाइन फॉर्म भरवाइए। ऑनलाइन फॉर्म जब आप फिलअप कर देंगे तो फिर आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी। ये जो आपने बताया जैसे कि जो आप टेस्ट कराएंगे, तो इसका थोड़ा सा वाज़ेह भी कर दिए, तो किस तरीके से आप कराएंगे? कोई मशीन द्वारा कराएंगे कि कोई और रहता है? नहीं, देखिए, थोड़ा सा लोग साइकोमेट्रिक जब बोला जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मशीन लगेगी। ऐसा नहीं है। साइकोमेट्रिक टेस्ट एक टर्म है जो काफ़ी बड़ी कंपनीज़ में और तमाम बड़े बड़े जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, एक मेंटल स्टेटस, मेंटल लेवल को जानने के लिए। तो ये एक ऑनलाइन टेस्ट हम लोगों ने तैयार किया, एक ऐप हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। जो बच्चे हमारे पास आएंगे उनको हम लोग ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कराएंगे, उस पर ये ऑनलाइन टेस्ट होगा और हमारे सर्वर के थ्रू ये रिज़ल्ट इमीडिएट 15 मिनट में आ जाएगा। जैसे ही ये रिज़ल्ट आएगा तो हमारे पास डिफरेंट काउंसलिंग के एक्सपर्ट्स बैठे होंगे, इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, अलग अलग सर्विसेज के। तो जो बच्चा जिस कैटेगरी का होगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑन द स्पॉट उसकी काउंसलिंग भी की जाए। उसको ये बताया जाए कि अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, तो आपको पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपको मदद करेंगे और आपकी पढ़ाई को जारी रखने में आपकी हेल्प करेंगे। जैसे कि भी आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का नाम लिया जी, तो उस हवाले से भी मैं आपसे सवाल किए लेता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि शहर में इस समय एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है जी। तो इस एजुकेशन के ऊपर आप सरकार से आवाम के लोगों को जो एजुकेशन कर रहे हैं उनके लिए आप क्या मदद कर सकते हैं? देखिए, हम लोगों ने जब 1.5 साल 2 साल काम किया, शहर में गलियों में गए, तो हम लोगों ने महसूस किया कि सबसे बड़ी कमी है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सबसे बड़ी है, यानी कि पैसे की कमी है। लोगों की माली स्थिति अच्छी नहीं है, माली हालत। ये क्यों नहीं अच्छी है? क्योंकि जो उनके बच्चे जो निकले, जो अर्निंग सोर्स है उनके घर में, उसकी एजुकेशन अच्छी नहीं हुई। एजुकेशन अच्छी नहीं हुई या एजुकेशन सही डायरेक्शन में नहीं हुई, ताकि वो सिंपली ग्रेजुएशन करके या कुछ भी ऐसा करके वो बेरोज़गार हो गया या पढ़ाई उसकी बीच में छूट गई। अब वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया या सही टारगेटेड पढ़ाई नहीं कर पाया। इसके पीछे आ गई अवेयरनेस, कि अवेयरनेस नहीं थी कैसे पढ़ाई करें, कौन से कोर्सेज़ करें, कहाँ से फ़ंड मिलेगा, कौन स्कॉलरशिप देगा। और इसके पीछे, अवेयरनेस के पीछे फिर आ गया गरीबी, क्योंकि वो गरीबी थी इसलिए अवेयरनेस देने वाला कोई नहीं था। तो एक साइकिल में लोग फंस गए हैं। गरीबी से आपकी इनकम ख़त्म हो गई, इनकम ख़त्म होने से आपकी अवेयरनेस ख़त्म हो गई, अवेयरनेस ख़त्म होने से आपको सपोर्ट मिलना बंद हो गया और आप बॉटम लेयर में चले गए। तो हमारी कोशिश ये है कि जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी औकात है आज की डेट में, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कलेक्टर बिटिया, उड़ान और स्कॉलरशिप स्कीम के तहत जोड़ें और आगे बढ़ाएं।
अगर आप हमारी कैपेसिटी बढ़ाने में हमारा सपोर्ट करें, मैं फिर से क्लियर कर दूं, यहाँ मैं बात पैसे की नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात आपके सपोर्ट की कर रहा हूँ। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम इस कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। और आज अगर हमारी क्षमता इस शहर में 28,000 लोगों को मदद करने की है, तो आने वाले टाइम में ये 2.5 लाख 3 लाख भी हो सकती है। आपने हिंदू समुदाय हो, चाहे सुन्नी समुदाय हो, शिया समुदाय हो, सभी के लोगों के साथ आप कर रहे हैं जी। तो ये आपके मन में जो एक फीलिंग आई, और इन लोगों के लिए आपका आगे करने का क्या इरादा है? देखिए, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सब अल्लाह करवा रहा है मुझसे, क्योंकि एक इंसान की इतनी औकात नहीं होती वो कुछ करे, तो ये सब वो करवा रहा है, तो मैं कर रहा हूँ। और उसी ने रास्ता दिखाया है, वही यहाँ तक लाया है। और हम लोग के आगे बहुत सारे प्लान्स हैं, जैसे एक हम लोगों ने कौशल विकास मिशन गवर्नमेंट की स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की SDM है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की है PMKY। इन दोनों स्कीम्स के तहत इस इंडिया के अंदर हर साल लाखों बच्चों को ट्रेंड करने के लिए बहुत सारे ट्रेड्स हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर है, मैकेनिक है, वेल्डर है, और बहुत सारे 400-500 टाइप के ट्रेड होते हैं। उसके अंदर उनकी ट्रेनिंग करने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, उनकी योजनाएं आती हैं, बट वो हमें लगता है कि शायद किसी वजह से जिन एरियाज़ में हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हैं। तो हमारी कोशिश है कि अगले साल अगर हम लोग इस बेटर पोजीशन में रहते हैं तो अगले साल हम लोग बड़े पैमाने पे उन स्कीम्स को ज़मीन पे उतारेंगे, और अपने लखनऊ के लोगों को, लखनऊ के बच्चों को जो किसी वजह से अपनी पढ़ाई हायर एजुकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको एट लीस्ट एम्प्लॉयबल बनाएंगे, ताकि वो उन जॉब्स को, उन ट्रेनिंग को करने के बाद वो जॉब पा सकें, ताकि अपने घर परिवार का लेवल अप कर सकें और उस गरीबी के जाल से निकल के अगली पीढ़ी को और आगे बढ़ा सकें। और एक जैसे कि इल्ज़ाम आप पे ये भी कुछ लोगों ने लगाया है कि जैसे कि आपने 26,000 चश्मे बनवाए, लोगों की जांच कराई, 1000 ऑपरेशन कराए, एजुकेशन आप 1000 बच्चों की करा रहे हैं, तो ये मतलब इतना बड़े पैमाने पे आप काम करते हैं, और जो आपके जो प्रोग्राम होते हैं उसमें भी कम से कम 6-7 हज़ार का मजमा भी होता है आपके हर प्रोग्राम में, तो इसकी फंडिंग आप पास कहाँ से आती है? कोई आपको सरकार से सपोर्ट है क्या? देखिए, अब बहुत से लोग कहते हैं इस बात को कि सरकार सपोर्ट है, तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि मुझसे पहले बहुत सारे लोग सरकार से जुड़े रहे, तो उनको सरकार ने सपोर्ट नहीं किया, तो इसका मतलब कि सरकार को या तो उन पर भरोसा नहीं था। तो बहरहाल ये तो मजाक की बात थी। मैं सिंपल कर दूं कि इसमें हम लोग सरकार से फ़िलहाल कोई मदद नहीं ले रहे हैं। अभी हर आदमी की अपनी पॉकेट होती है, अपने सोर्स होते हैं, और मैंने फ़िलहाल जो कुछ भी कर पाया हूँ वो अपने सोर्सेज से कर पाया हूँ। और देखिए, मैंने एक बात और महसूस करी है कि जब आप सच्चे मन से और सही डायरेक्शन में काम करते हैं और चीज़ों को वेस्ट नहीं करते, अननेसेसरी का स्टाफ, अननेसेसरी की परचेजिंग, जब आप इन चीज़ों को बहुत कंट्रोल करते हैं, तो आप समझिए कि ये 25,000 चश्मे, 1,000 ऑपरेशन, बच्चों की पढ़ाई हम लोगों ने स्कूलों से नेगोशिएट किया। केवल विल पावर होनी चाहिए और अच्छे लोगों का आपको डायरेक्शन और सपोर्ट होना चाहिए। तो आप ये मानिए कि ये काम हम लोगों ने इतने कम पैसे में किया कि जो शायद मतलब कभी डिस्कस ऐसे होगा तो लोग सोच भी नहीं सकते। बट सभी मेरी जो लोग इस मैसेज को देख रहे हो, मेरी समाज के उन सभी लोगों से कहना है कि जिनको अल्लाह ने किसी पोजीशन में पहुंचाया है, ये मेरी आपकी सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम लोग ऐसे लोगों की मदद करें जो इस दुनिया में हमारे साथ रहते हैं, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी मज़हब के हों, शिया हों, सुन्नी हो, हिंदू हों, लेकिन वो हमारे साथ इस दुनिया में एक साथ पैदा किए गए, हमारे साथ रह रहे हैं। तो हमारी आपकी ज़िम्मेदारी, अगर हम किसी लायक हैं और हमारे घर पे हमने सिक्योरिटी सेफ्टी का इंतज़ाम कर लिया है, तो अब अगर कुछ एक्सेस है तो शेयर करिए, बहुत ज़्यादा मत करिए, थोड़ा थोड़ा करिए, लेकिन हम सब मिल के, मैं एक छोटा सा आम आदमी हूँ, जब मैं 28,000 लोगों की मदद पहुँचा सकता हूँ, तो अगर आप जैसे लोग मिल जाएंगे तो हम लोग लाखों लोगों की सरकार के साथ मिल के उनकी लाइफ को बदलने में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। और एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि एक ये भी एक मैसेज चलता है कि जो आप काम कर रहे हैं, इतने कम टाइम में इतनी जल्दी आपने माशाल्लाह नाम कमाया है, लोगों की आप मदद कर रहे हैं, इसके पीछे कोई आपकी लालच छुपी, आप MLC बनना चाहते हैं या कोई नेता बनना चाहते हैं, मतलब इस तरीके, या विधायक बनना चाहते हैं, इस तरीके का कभी मार्केट में मैसेज चलता है, तो इसके ऊपर आप क्या जवाब देना चाहेंगे उन लोगों के लिए? देखिए, हमारे जो व्यूवर्स हैं आपके, जो लोग मुझे देखेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि नेता, मंत्री, विधायक, MLC, इन सब चीज़ों को बनने के लिए ये काम नहीं करने पड़ते हैं, ये आप लोग भी समझते हैं। उसके लिए होर्डिंग लगाई जाती है, बैनर लगाए जाते हैं और बड़े नेताओं की परिक्रमा की जाती है, जो लोग समझ चक्कर काटे जाते हैं। हम लोगों का मकसद सीधा और सिंपल है, आपकी हेल्प करना, डायरेक्ट हेल्प करना। क्योंकि हमारे रक्षा मंत्री, हमारे सांसद जो हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, तुम्हें अगर लोगों की हेल्प करनी हो तो मैं तुम्हें सारी परमिशंस दिलाऊंगा, तुम्हें गवर्नमेंट की तरफ से सभी परमिशंस मिलेंगी, तुम खुल के काम कर सकते हो, लोगों तक पहुंच सकते हो, और जेन्युइन तरीके से लोगों की हेल्प करो और कोई उम्मीद ना रखना।
और मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि मुझे बड़ी खुशी होती है जब किसी इंसान की आँखों पे चश्मा चढ़ता है। 5 साल 8 साल से वो रह रहा है बिना चश्मे के, चढ़ता है, कितनी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। किसी इंसान की आंखों की जब पट्टी खुलती है मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद, जो पिछले 8-10 साल से इस पोजीशन में था कि दोनों आंखों मोतियाबिंद, तो दोनों आंखों से वो लगभग ब्लाइंड हो गया, उसकी दुकान बंद, उसका काम बंद, उसकी साइकिल से लड़ गया, उसके पैर टूट गए। ऐसे इंसान की जब पट्टी खुलती है, दुनिया देखता है तो वो जो चेहरे पे खुशी आती है, ऐसी खुशी मैंने और मेरी टीम ने 28,000 लोगों की देखी है। और आप कभी शामिल होइए मेरे साथ इस प्रोग्राम में, आपके चेहरे पे उससे ज़्यादा खुशी आएगी इन लोगों के साथ मिलकर। इसके पीछे आपका टारगेट क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, मैं सही बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता मेरा टारगेट क्या है, और ना ही मैं कुछ हासिल करना चाहता हूं, बट काम करता जा रहा हूं अपना, और बाकी अल्लाह देख रहा है, उसी ने मुझे टारगेट दिया है। वो क्या उसके दिमाग में है, क्या उसके पास है, मुझे नहीं पता। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि हम लोग हर उस ज़रूरतमंद इंसान तक पहुँच सकें, उसकी मदद कर सकें। और आप लोगों को भी ये बात माननी पड़ेगी कि 29,000 लोगों की मदद 1-1.5 साल में किसी मिशन के तहत आज तक नहीं की गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं की गई? क्या हमारे समाज में ऐसे लोग नहीं थे जो कर सकते थे? क्या हमारे समाज में वो विल पावर नहीं थी जो कर सकते थे? मुझे लगता है कि जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मुझे मोटिवेट किया और गाइड किया, ऐसे समाज में बहुत से अच्छे लोग हैं। आप लोग अच्छे लोगों से मिलते रहिए, कोई ना कोई आपको भी किक पॉइंट देगा और आप लोग भी आगे बढ़ेंगे। और देखिए, सरकार अपना काम कर रही है बेहतर तरीके से, हम लोग भी अगर अपना काम करेंगे तो समाज का वो 10% 20% तबका जो अपर लेयर में है, वो नीचे की सारी लेयर को ऊपर खींच ले जाएगा। और मैंने देखा आपके जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की ही फ़ोटो ही होती है, और आप उन्हीं को ज़्यादा फोर्स करते हैं कि मतलब पब्लिक से भी कहते हैं कि उनको सपोर्ट करिए। इसकी क्या वजह, आप खाली उन्हीं को क्यों कहते हैं? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो सबके मुख्यमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मेरे पर्सनल जो गुरु हैं, आप कह सकते हैं, मेरे जो मेंटर हैं, वो हमारे देश के रक्षा मंत्री भी हैं श्री राजनाथ सिंह जी। तो मैं उनसे गाइडेंस लेता हूँ, उनके जैसा वो मुझे गाइड करते हैं उस हिसाब से करने की कोशिश करता हूँ। बस ये ज़रूर करता हूँ कि जो भी करता हूँ पूरी ईमानदारी से, पूरे मन से, क्योंकि आप लोगों ने खुद ये महसूस किया होगा कि मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं स्टाफ लगा के, टीम लगा के और लोगों को भेज देता, फ़ोटो लगा देता। लेकिन जो लोगों ने मुझे देखा होगा वो महसूस करेंगे कि मैंने खुद गली गली जाके, जाड़ा गर्मी बरसात सभी तरह के फ़ोटो आपको मेरे मिल जाएंगे फेसबुक के ऊपर, बारिश में छतरी लिए हुए और जाड़े में कोट पहने हुए। तो बहरहाल मैंने पूरी कोशिश करी है कि अपना काम जो मुझे अल्लाह ने दिया है वो पूरी जिम्मेदारी से किया जाए। जैसे कि और अंबर फाउंडेशन में जैसे कि आप एक मुहिम चला रहे हैं, बहुत से गरीब ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं। आयुष्मान कार्ड जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है, लोगों को पता नहीं है। आपने कई हज़ार आयुष्मान कार्ड निकाले, उन ज़रूरतमंद तक लग के पहुँचाए हैं, तो इसके क्या फ़ायदे हैं आयुष्मान कार्ड के गरीब आदमी के लिए, बताएं आप। देखिए, जब हम लोगों ने 18,000 लोगों को चश्मा बांटा था, ये बात है सितंबर अक्टूबर की, उस समय हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, उसमें रक्षा मंत्री जी आए थे। तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि तुम लोग जो प्रोग्राम करते हो इसमें कैसे करते हो? तो हम लोगों ने बताया कि हम लोग डेटा लेते हैं, सॉफ्टवेयर बना रखा है, उसमें लोग आते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उनका आधार कार्ड भी हमारे पास आता है। तो बोले इस आधार कार्ड का तुम लोग और यूज़ करो, टीम बढ़ाओ, और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स जो उन तक पहुंच सकती हैं वो उन तक पहुंचाने की कोशिश करो। तो हम लोगों ने उस समय से शुरू किया, और एक गवर्नमेंट की स्कीम है आयुष्मान योजना, जिसमें 5 लाख का इलाज फ्री मिलता है। तो जब हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया तो हम लोगों को आज का मैं बता रहा हूँ डेटा आपको, अभी इंटरव्यू में आने के पहले मैंने लिया था, 8,332 लोगों का आयुष्मान कार्ड हम लोगों ने ढूंढा है। ये ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं था कि उनका आयुष्मान कार्ड पोर्टल पे पड़ा है, जिसमें से लगभग 6500 लोगों को हम लोग आयुष्मान कार्ड दे चुके हैं। अभी ऑफिस में आने के पहले हमारे पास लगभग 29 कार्ड निकले 1,45,00,000 रुपए के, और ये सभी चेहरे बहुत खुश और बहुत खिले, क्योंकि हर एक इंसान को 5 लाख की इलाज की छूट मिलती है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। बट साथ ही इनको तब बड़ा अफसोस होता है जब इनको पता चलता है कि ये आयुष्मान कार्ड जो हम लोगों ने अभी तक 6,500 दिए, लगभग 320 करोड़ रुपए के गवर्नमेंट के पैसा इनको मिला, ये आयुष्मान कार्ड इनको सरकार ने 2014 में बना दिए थे, और इनको मिले हैं कब? 2024 में, अमर फाउंडेशन की वजह से। तो ये 10 साल जिस इंसान को आयुष्मान कार्ड नहीं मिला, वो 10 साल में लाखों रुपए का इलाज करा के उतने से और गरीब हो गया। सरकार ने अपना काम कर दिया, ना उसने नसीम बानो देखा, ना उसने वहीदा बानो देखा, ना उसने मुकुल शर्मा देखा, ना उसने सुनीता दवे देखा। उसको जो इंसान उसकी लिस्ट में आया इनकम जनरेशन कैटेगरी में, उसने सबका कार्ड बना दिया। अब मेरे आपके जैसे उन पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो उस कार्ड को डाउनलोड करते,
और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अल्लाह ने मुझे वो ज़रिया बनाया कि हम लोग सरकार का 320 करोड़ रुपए 6,500 लोगों तक पहुंचा सके हैं। इसमें से तमाम लोगों ने अपने ऑपरेशन कराए, किसी ने हार्ट का, किसी कोई दिक्कत, किसी कोई परेशानी। बट मुझे इस बात का बहुत अफसोस भी होता है कि ये लोग जिन लोगों को पिछले 10 सालों में सपोर्ट करते आए, उन्होंने सिवाय मिसगाइड करने की कुछ नहीं किया। क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि इन लोगों को 10 साल पहले ये कार्ड मिल जाता? क्योंकि अगर मिल जाता तो वो कैसे किसी की बुराई करते। तो बहरहाल जब से शुरू हुआ तब से सही है। अब आप लोग भी इस मुहिम में शामिल होइए और हज़ारों लाखों लोग जो जिनके कार्ड पोर्टल पर पड़े उनको दिलवाइए, ताकि लोगों को 5 लाख के इलाज का फ़ायदा मिले। अच्छा, राजनाथ जी के साथ आप मिलकर और क्या करना चाहते हैं आगे? देखिए, हम लोग तो बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमारे रक्षा मंत्री का विज़न बहुत बड़ा है। वो चाहते हैं कि लखनऊ का हर इंसान बेहतर हो, पूरे देश का इंसान बेहतर हो। लखनऊ का स्पेशली मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारे सांसद हैं, वो वैसे तो पूरे देश के नेता हैं, हमारे सांसद हैं। उनका कहना है कि देखो, सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है, आने वाले 20-25 साल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आने वाले 20-25 साल में इकोनॉमी कई ट्रिलियन डॉलर की बढ़ने वाली है और हम लोग लखनऊ के लोगों को स्पेशली उस लेवल पे ले जाना है जहाँ से वो उस रेस का हिस्सा बन सकें, उस स्पीड को मिला सकें, ताकि वो भी उस ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के साथ में आगे बढ़ सकें। ऐसा ना हो कि इकोनॉमी तो आगे बढ़ गई, हम लोग पीछे रह गए। तो उनके विजन्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं। फ़िलहाल हम लोग कुछ चीज़ों पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे माइंड में हैं, उनके माइंड में उन्होंने मुझे बता रखा है। बट हर चीज़ अभी डिक्लेयर नहीं की जा सकती है। अभी कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू है। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद हम लोग नई चीज़ों पे काम शुरू करेंगे, तब फिर आपको बताया जाएगा। जब मैंने देखा, जब इलेक्शन करीब आ रहा होता है तो उसमें हर मज़हब के लोग वोट देते हैं, तो कुछ हेड स्पीच जो आ जाती है लोगों की मिसगाइड करने के लिए, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हेड स्पीच के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आप सिंपल सा काम करिए। अभी अपना मेरा वीडियो देखते देखते यूट्यूब खोलिए और मैं एक्स और वाई बोलूँगा, आप अपने आप नाम जोड़ लीजिएगा। आप लिखिए कि हेट स्पीच बाई एक्स फॉर वाई, आपको 5000 वीडियो मिल जाएंगे। और दूसरा लिखिएगा, दूसरे मोबाइल में लिखिएगा हेट स्पीच बाई वाई फॉर एक्स, आपको फिर 5000 मिल जाएंगे। तो ये जो नेगेटिव एलिमेंट हैं, ये हर तरफ एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, तो हमें इन लोगों से बचना है। देखिए, मेरा आपका मकसद क्या है या मेरा आपका क्या है? हमारा आपका मकसद सिंपल इतना है कि हमारे साथ रहने वाले दुनिया में लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे सभी शहर के निवासी, हमारे देश के रहने वाले बढ़िया अच्छी कंडीशन में रहें, अच्छे से पढ़े लिखें, आगे बढ़ें, ना कि हेट स्पीच के जाल में फंस के पिछड़ जाएं। आज से 10 साल पहले जब सरकार आने वाली थी, तब भी बहुत सारी हेट स्पीच आई। लोगों ने कहा कि सरकार आएगी तो मैं ये कर देगी। आज सरकार को 10 साल हो गए हैं और बेटर हालात हुए हैं। 2.5 साल से राशन लोगों को मिल रहा है। ये उन लोगों से पूछना पड़ेगा जिनके लिए उस राशन की वैल्यू है। हो सकता है कि आपको या मुझे राशन मिला, मुझे हम लोगों को वैल्यू ना हो, बट उन करोड़ों लोगों के पास वैल्यू है जो 2.5 साल से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम सिलेंडर मिले हैं, बहुत सारी स्कीम, आयुष्मान कार्ड की भी बात कर रहे थे हम लोग। तो ये सारे बेटरमेंट तो हुए ही हुए हैं। हम बेटर चीज़ों को नकार नहीं सकते। हम ये नहीं कर सकते कि हम अच्छी चीज़ों की भी अनदेखा कर दें कुछ 2-4 बुरी चीज़ों के लिए। देखिए, हो सकता है कोई आपको पसंद हो, कोई आपको नापसंद हो, ये अपनी अपनी पसंद की बात है। लेकिन आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को नापसंद नहीं कर सकते, क्योंकि उनका हर काम, उनका हर स्टाइल, उनका हर जो भी उन्होंने किया ऐसा लखनऊ के लिए, पूरे देश के लिए, उसमें कहीं भी आप एक छोटा सा दाग भी नहीं निकाल सकते। तो बस सही जगह रहिए और फ़ायदा उठाइए सरकार का। और जैसे कि आप 1000 बच्चों की जो एजुकेशन करवा रहे हैं, इस बार आपने कुछ बारकोड भी जारी किया है। अब उसमें जैसे कि आपकी एक कैपेसिटी अपनी है कि हम 1000 की हमारे पास क्षमता है, कितनी हम फीस देंगे। जी जी। और जब आपने बारकोड जारी किया तो कुछ बारकोड जो है आपका ग्रुपों के जरिए और आगे फैल, अगर 1000 से ज़्यादा लोग हो गए बच्चे, तो उस समय क्या करेंगे आप? देखिए, अभी मैंने पहले कहा था शुरू में कि हर आदमी की जेब की गहराई होती है, हर आदमी की क्षमता होती है। तो अभी हमारी क्षमता 1000 बच्चों की है। हम लोगों ने पिछले साल 20 स्कूल लिए थे, इस साल हम लोगों ने 25 स्कूल लिए हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग एज ऑफ नाउ 25 स्कूलों को ही स्कॉलरशिप दे रहे हैं और आने वाले टाइम में हम लोग ज़रूर स्कूल बढ़ाने की कोशिश करेंगे, संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोगों ने टारगेट ये लेकर रखा है कि इन 25 स्कूलों में अगर तो बच्चे 1000 आए तो सबको ले लेंगे। अगर बच्चे 1000 से ज़्यादा हो गए तो हमारी प्रायोरिटी होगी कि विडोज़ को, बेवा को लिया जाए, पहले विधवा को लिया जाए, सिंगल मदर्स अगर हैं तो उनको लिया जाए, किसी के हस्बैंड ने छोड़ दिया है तो उसको लिया जाए। अगर फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो इनकम जनरेशन करता था बट वो बीमार है या कुछ भी हादसा उसके साथ, उसको लिया जाए। और जब ये कैटेगरीज फुल हो जाएंगी तब हम कोशिश करेंगे कि मेरिट या अटेंडेंस के बेस पे बच्चों को पिक करें जिनकी हाई अटेंडेंस रही है स्कूल के अंदर। और मैंने एक चीज़ ये देखी है कि काफ़ी लोगों की उम्मीदें आपसे बढ़ रही हैं। जैसे कि इस समय मुसलमानों में कम से कम 75% आरिज़ ज़रदोज़ी का लोग काम कर रहे हैं
और काम इस समय इतना मतलब बैठ गया, ठप हो गया कि वो बेचारे कारखाने बंद करके बैटरी रिक्शे चला रहे हैं। तो क्या कुछ इन आरी दर्दोजी काम करने वालों के लिए कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंश्योरेंस या किसी तरीके का सपोर्ट मिल सकता है आपके जरिए? ये बात हम लोगों के रक्षा मंत्री जी से हुई थी, माननीय राजनाथ सिंह जी से। एक डेलीगेशन गया था, मौलाना कल्बे सिफ्तान नूरी साहब भी थे उसके अंदर, और भी काफ़ी जिम्मेदार लोग थे। तो ये बात वहाँ रखी गई कि आरी दर्दोजी वालों के लिए सरकार से क्या मदद ली जा सकती है। तो सरकार ने, माननीय रक्षा मंत्री जी ने बताया कि सरकार की तरफ से एक टेक्सटाइल पार्क लखनऊ में हरदोई के आसपास बन रहा है 1400 करोड़ की लागत से। उसमें उन्होंने कहा कि अगर आरी दर्दोजी वाले कोई ऐसा प्रपोज़ल देते हैं जिससे उनको फ़ायदा हो तो वो उस टेक्सटाइल पार्क में रखा जा सकता है, जिससे उनको फ़ायदा हो, और उसमें सब्सिडी भी काफ़ी है। बट बड़ा अफसोस है कि मुझे काफ़ी लोगों से मैंने बात करी, काफ़ी एक्सपर्ट से बात करी, बट फ़िलहाल इस बात को 4 महीना हो गया, अभी तक मुझे कोई भी प्रपोज़ल नहीं मिला है। अगर आप लोगों में से कोई इसका एक्सपर्ट हो और कोई इस बारे में गाइड कर सके तो आप लोग प्रपोज़ल दीजिए उस टेक्सटाइल पार्क में। वो लखनऊ के पास है और उससे हज़ारों लोगों को फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा माननीय रक्षा मंत्री जी ने मुझसे ये कहा था कि सरकार की जो बैंक्स हैं उन बैंक्स में जनधन योजना वाले अकाउंट और तमाम और बहुत सारे अकाउंट हैं जहाँ पे 14 रुपये और 100 रुपये और इस तरह के कम पैसे में इंश्योरेंस मिलता है। बट लोगों को अवेयरनेस की कमी की वजह से या तो उनका KYC पूरा नहीं है, या वो इंश्योरेंस का उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, या प्रीमियम नहीं गया है। तो हमारा कोशिश है, ये मैं बताना नहीं चाह रहा था, हमारी कोशिश है कि इलेक्शन के बाद हम लोग बड़े पैमाने पे आरी दर्दोजी प्लस और इस तरह के छोटे कारीगर जिनकी इनकम बहुत कम है या जो किसी वजह से बहुत परेशान हैं, कम से कम हम लोग 5000 से 10,000 लोगों का इंश्योरेंस कराएं ताकि उनको कुछ तो बेनिफिट देना हम लोग शुरू कर सकें अपनी क्षमता के हिसाब से। मैं मोमिन को एक बात और भी साथ साथ बताता चलूँ कि अंबर फाउंडेशन में हमने लखनऊ की जो अंजुमनें थीं 70 अंजुमनों को सम्मानित कराया। अंबर फाउंडेशन चेयरमैन और उसमें अपने काफ़ी सीनियर धर्म गुरुओं को बुलाते थे, उनको चीफ गेस्ट बना के उनके हाथों से अंजुमनों के सदर सेक्रेटरी साहब अव्यास को सम्मानित करते थे। और 3-4 प्रोग्राम हम लोगों ने नोहा खान, सोस खान, मर्सिया खान, शायर अहले बैत, इनकी भी हौसला अफजाई के लिए किया, क्योंकि अय्याम अज़ा एक ऐसी मतलब है, अंजुमनों का इतना सपोर्ट मिलता है। आज हमारे आज़ादारी अगर कायम है तो अंजुमनों की वजह से। उस अंजुमनों का जब आपने सम्मान किया है तो आपको कैसा लगा था उस समय? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा जब अंजुमनों को सम्मान किया हम लोगों ने। तो हम लोगों ने देखा कि उसके अंदर बहुत हाईली एजुकेटेड लोग भी अंजुमनों में हमारे पास मिलने आए। कोई CA था, कोई इंजीनियर था, कोई कंपनी सेक्रेटरी था, और कुछ आरी दर्दोजी के लोग भी उसके अंदर थे। यानी कि अच्छी बात ये रही कि सभी तरह के लोग अंजुमन में अपनी सर्विसेज देते हैं और अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से चीज़ों को, सोसाइटी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इन अंजुमन वालों ने बहुत सारी अपनी डिमांड्स हम लोगों को बताई हैं, जो हम लोगों ने आगे रक्षा मंत्री जी तक पहुंचा दी हैं, राजनाथ सिंह जी तक के। और अगर आप सबका सपोर्ट रहेगा तो बहुत सारी चीज़ों पे आने वाला काम होगा और जो आपको खुद दिखाई देगा। जैसे कि कुछ इल्ज़ामात भी लगे हैं कि जो अंजुमनों को सम्मान दिया है वो अपनी पार्टी में जोड़ने के लिए, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं यही कहूँगा कि ये सवाल जो है, ये सवाल बल्कि पूछा जाना चाहिए उन अंजुमनों से कि क्या उन अंजुमनों को कभी हम लोगों ने फ़ोन किया कि आप हमारे प्रोग्राम में आइए। मुझे लगता है अवार्ड देने के बाद मैंने केवल उनको ईद बकरीद की बधाई दी होगी या और कोई बात की होगी। आज तक मैंने एक सिंगल आदमी को कॉल करके नहीं बोला कि तुम मेरे प्रोग्राम में आना, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई आदमी को ये लगे कि हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं। हमारा सिर्फ और सिंपल सीधा मकसद है कि अगर आपको लगता है कि हम वो काम कर सकते हैं जो होना चाहिए था और जो हो सकता था, तो हमारा साथ दीजिए, आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि हम भी भेड़ चाल का हिस्सा हैं तो आप बिल्कुल साथ मत दीजिए। लेकिन हम लोगों ने पिछले 1.5 साल में ये करके दिखा दिया है कि हमारी नीयत रक्षा मंत्री जी के साथ, राजनाथ सिंह जी के साथ मिलकर सिर्फ़ और सिर्फ काम करने की है। अब आपका पार्ट है कि आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे बड़े पैमाने पे तो हम लोग इस काम को मल्टीप्लाई करेंगे। रही बात हेट स्पीच की, तो मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि हेट स्पीच आती रहती हैं, जाती रहती हैं, काम पे कोई असर नहीं पड़ता है किसी के। आप इन चीज़ों को फ़िलहाल इग्नोर करिए, क्योंकि थोड़े दिन की बात है ये इलेक्शन भर की, फिर सब खत्म हो जाएगा। इन सब चीज़ों को इग्नोर करिए, फोकस करिए सिर्फ़ और सिर्फ अपने टारगेट पे, अपने मिशन पे हमारा साथ दीजिए, ताकि हम और आप मिलकर अपनी कोशिशों से इस लखनऊ को एक और बेहतर लखनऊ बना सकें। एक आखिरी सवाल जो आपने कि लखनऊ में हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल बनाई है, तो एक हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमनी तहज़ीब तो हमारे लखनऊ की जान रही है शुरू से। इसमें तो मतलब मुझे लगता नहीं कोई पैगाम देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो हम लोग के ब्लड में है। और जब मुझसे एक बार किसी ने कहा था कि तुम जो प्रोग्राम कर रहे हो ये तो केवल
मुस्लिमों के लिए होना चाहिए, केवल हिंदुओं के लिए होना चाहिए, केवल इसके लिए होना चाहिए। तो मैंने कहा भाई ये इतना हिंदू मुस्लिम तो मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं। मैंने तो लोगों के सरनेम तक नहीं पूछे। जब ये सब शुरू हुआ तो पता चला कि कौन क्या है, सरनेम तो मुझे बाद में पूछने पड़े। तो बहरहाल ये मेरे ब्लड में नहीं है और ना ये आपके ब्लड में है कि आप हिंदू मुस्लिम करें, किसी का कास्ट, किसी का नाम देखकर उसको आगे पीछे करें। जब सरकार ये काम नहीं कर रही है, 2.5 साल से राशन बांट रही है, किसी का दाढ़ी बुर्का दे के बाहर नहीं कर रही है, हम और आप कौन होते हैं? जबकि हम लोग तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, तो हम लोग कैसे किसी को आगे पीछे कर सकते हैं? मेरी सिंपल और सीधी पॉलिसी है, अगर आप ज़रूरतमंद हैं और मेरी कैपेसिटी है तो इंशाल्लाह आपकी मदद होगी। अब कैपेसिटी बढ़ानी है तो आप और आगे बढ़िए ताकि हम लोग और मदद कर सकें। और मैंने एक चीज़ ये भी देखी कि अहले सुन्नत हजरात भी आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, शिया हजरात भी और हिंदू हजरात भी। एक आप पहले शख्स लखनऊ में ऐसे आए हैं जिनकी जो होता है कि लोगों की दिलों की जो खटासें होती हैं वो आपने काफ़ी दूर रखी हैं, कर दी हैं। और मैंने देखा कि बहुत लोगों के आपने ऐसे ऐसे मोहल्ले के काम करवाए, जैसे कि बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई हैं। हालांकि आप कोई नेता नहीं है, आपका एक अपना कारोबार है। तो ये जो आपने बड़े बड़े काम किए हैं लोगों के कहने से, अगर आगे भी अगर आपके सरकार सपोज बनती है और बन रही है तो आगे आपका क्या इरादा और क्या क्या करने के लिए? आप पूछते पूछते थोड़ा हकला गए। बहरहाल मैं आपको ये जवाब देना चाहता हूँ कि देखिए हम लोगों ने जो भी काम किया उसमें शिया नहीं देखा, सुन्नी नहीं देखा, हिंदू नहीं देखा। हमने गरीब बस्तियाँ देखी, ज़रूरतमंद मोहल्ले देखे, टूटी नालियाँ, भरे हुए नाले, टूटी हुई सड़कें, कटे हुए बिछे हुए टूटे हुए तार, जिन घरों में बिजली नहीं आ रही थी वहाँ पहुँचे। तो हम लोगों ने हर वो एरिया पकड़ा जो शायद मेरे ख्याल से बहुत से लोग जाना नहीं पसंद करते हैं। उन एरियो में जाके हम लोगों ने अपनी टीम बनाई, उन मोहल्लों में काम किया। अब वहाँ पे हिंदू रहता है, सुन्नी रहता है, शिया रहता है, ये तो हम लोगों ने देखा ही नहीं। तो बाद में पता चला जब आप लोगों ने, पत्रकार लोगों ने बताया कि अरे वो तो हिंदू था, वो तो शिया था। पहले तो हमको पता ही नहीं था कौन रहता है वो, हमने तो देखा वो इंसान है। बाद में उसका नाम पूछा गया। दूसरी बात कि जो सड़कें हम लोगों ने बनवाई बहुत सारी, वो हम लोगों ने रक्षा मंत्री जी से रिक्वेस्ट करा था। एक बिल्लौचपुरे की सड़क थी जो 18 साल से नहीं बनी थी। बहुत सी सरकारें आगे निकल गईं, ऐसी सरकारें भी निकल गईं जो बहुत स्पेशल रहती थी लोगों के लिए, तो उन्होंने भी कुछ काम नहीं करा। मौलाना अमान नदवी साहब ने हम लोगों से कहा कि इस रोड पे जो नमाजी जाते हैं उनको बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत होती है, छींटें पड़ती हैं। तो वो हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी माननीय रक्षा मंत्री जी से। तो पहले वो रोड रूटीन में डामर पास हो गई, फिर बाद में रक्षा मंत्री जी से हम लोगों ने बताया कि सर डामर है, फिर ख़राब हो जाएगी। तो उन्होंने उसको बजट चेंज करा के आरसीसी की 1 फीट मोटी रोड पड़वाई है। अभी जो भी लोग सुन रहे हैं जाके देख सकते हैं अपनी आंखों से, 18 साल बाद वो रोड बनी है, वो आरसीसी की। ऐसे ही रोड नूरबाड़ी में बनी, ऐसी सज्जादबाग कॉलोनी की रोड पास हुई, ऐसी तमाम गलियाँ, तमाम मोहल्ले बहुत सारे लोगों ने पास कराए, तमाम सोलर लाइटें लगी। ये मेरा काम नहीं है, लेकिन इत्तेफाक से मैं, अल्लाह ने मुझे उस जगह पे बीच में डाल दिया कहीं जहाँ शायद मैं आपकी बातों को आगे रख सकता हूँ, टॉप प्लेटफॉर्म पहुँचा सकता हूँ। तो मैंने अपना फ़र्ज़ जिम्मेदारी से पूरा किया है, आगे भी करते रहेंगे। और जहाँ तक नहीं पहुँच सके हैं, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, अगर आप लोग साथ देंगे तो ये मेरा आपसे वादा है कि हर वो गली, हर वो सड़क, हर वो एरिया में सुधार का काम होगा जहाँ पे शायद इसकी ज़रूरत अभी है और कमी रह गई है। मैं हुसैनी चैनल के बारे में बता दूं, हुसैनी चैनल हमारा ऐसा है कि इतनी मेहनत करता है। हुसैनी चैनल के सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हुसैनी चैनल तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मुहर्रम में स्पेशली, और अब तो मैं देख रहा हूँ मुहर्रम के अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आप लोग कवर कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा एजुकेशनल चैनल है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अब इधर काफ़ी टाइम से तो बैठ देख रहा हूँ, सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो मैं इस चैनल के ज़िम्मेदार लोगों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने चैनल को सैटेलाइट पे लाइए, ताकि आप लोग जो बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो समाज में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में हर जगह और ज़्यादा पहुँचे। तो अगर मेरी भी कभी कोई ज़रूरत होगी इस मामले में तो मैं भी इंशाल्लाह आपकी मदद करने के लिए जो हो सके कोशिश करूँगा। अभी आपके सामने अंबर फाउंडेशन चेयरमैन जनाब वफ़ा अब्बास साहब अपने ख़यालात पेश कर रहे थे। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे हुसैनी चैनल को दिया। इनके लिए दुआएं हैं, क्योंकि काफ़ी गरीब ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। अल्लाह इनको और ज़्यादा तौफ़ीक़ात अता करे कि अगर इनके मन में जितनी भी चाह है लोगों की मदद करने की, और उससे 100 गुना हो बढ़ जाए। हज़रत सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।